मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पिता चलाते हैं सैलून, बेटा आईपीएल में खेलेगा राजस्थान रॉयल्स की टीम से। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहानी है तेज गेंदबाज रीवा के कुलदीप सेन की। आपको बता दें कि रीवा जिले के हरिहरपुर में रहने वाले कुलदीप ने आर्थिक तंगी झेलते हुए आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में बोली लगाई है। तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को 134 नंबर पर रखा गया है। इस समय कुलदीप सेन गुजरात के राजकोट में अभ्यास कर रहे हैं। वर्ष 2018 में रणजी में खेलते हुए पंजाब की आधी टीम को अकेले शिकस्त दे दी थी। कुलदीप सेन के पिता रामपाल सेन ने बताया कि घर की हालत काफी खराब है। मैं स्वयं सैलून की दुकान चलाकर परिवार का जीविकोपार्जन करता था। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर का कुलदीप सेन को पिता ने क्रिकेट में रुचि देखते हुए कभी आर्थिक तंगी नहीं आने दी, भले ही अन्य खर्चों में उन्हें कटौती करना पड़ा हो। वहीं कुलदीप की मां गीता सेन के मुताबिक कुलदीप सेन का जन्म 22 अक्टूबर 1996 में रीवा जिले के छोटे से गांव हरिहरपुर में हुआ था। जब वह 18 साल का था तो वह छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो गांव की गलियों में शहर में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2014 में वह क्रिकेट को लेकर काफी एक्टिव हो गया। उन्होंने बताया कि अपने जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में रीवा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेल खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 14 रणजी मैचों में 43 विकेट अपने नाम किए हैं। रीवा क्रिकेट एकेडमी के कोच अरियल एंथोनी ने बताया कि 2018 से लगातार कुलदीप को वे ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। वह दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं। क्रिकेट के प्रति काफ़ी लग्न है। देर तक प्रैक्टिस करना, समय से एकेडमी पहुंचना उसकी आदत में शुमार है। घर की आर्थिक स्थिति जानने के बाद अरियल एंथोनी ने एकेडमी फीस भी उनकी माफ़ कर दी थी। आपको बता दें कि कुलदीप सेन का आईपीएल सीजन 2022 में राजस्थान रॉयल्स में चयन किया गया है। वह आईपीएल के सीजन में राजस्थान की ओर से खेलेंगे। कुलदीप के चयन से घर परिवार के अलावा पूरे विंध्य जिले में खुशी का माहौल निर्मित है। साथ ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनके पिता रामपाल सेन एवं उनके कोच अरियल एंथोनी का। ये आपके बेटे कुलदीप सेन का चयन हो गया है क्रिकेट आईपीएल में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हूँ। और उसके जो एरियल एंथोनी सर हैं कोच रीवा स्टेडियम के, वो उसको फ्री में प्रशिक्षण दिए उसके माने बातों से प्रभावित होकर कि इसकी पुअर कंडीशन है, मैं इससे फीस नहीं लूँगा जी। अभी आप कितने कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? अभी आपके फ़ोन बात हुई? उनसे बात कल रात में हुई है। वो राजकोट में है, क्वारंटीन है। रणजी ट्रॉफी में चयन है उनका 17 तारीख से, यही 17 से उनका मैच है। तो वो गुजरात राजकोट में। क्या नाम है आपका? रामपाल सेन। कुलदीप के बारे में जहाँ तक मैं इतने बोलना चाहूँगा कि एक मध्यम परिवार से आता था वो, और शुरू से ही उसको खेलने का लगन था। जब ईश्वर पांडे हिंदुस्तान की टीम में आए तो उसको इंस्पायर मानते हुए उसने भी स्टार्ट किया, और ईश्वर ने भी उसकी खेलों के दौरान बहुत मदद की है। और जो भी उसको बोला गया, चाहे ईश्वर के द्वारा बोला गया हो चाहे मेरे द्वारा बोला, उसने निरंतर मेहनत किया है, और उसका परिणाम है कि उसको आज ये आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है। जेपी सीमेंट प्लांट में डीएस सिलेंडर में धमाका, 3 लोग झुलसे, हालत गंभीर। आपको बता दें कि रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौवस्था स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। पावर प्लांट के अंदर बन रहे स्ट्रक्चर में बिल्डिंग करते समय डीएस सिलेंडर पाइपलाइन फटने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सोमवार को करीब 11 बजे सतना जिले के सगौनी के रहने वाले मोहम्मद लतीफ़, रीवा के गढ़वा के रहने वाले मालकंड सिंह और रीवा के रामानुज कोरी पावर प्लांट के अंदर बन रहे स्ट्रक्चर में बिल्डिंग का काम कर रहे थे। तभी डीएस सिलेंडर का पाइप फट गया, जिसके चलते काम कर रहे 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में ही काम कर रहे घायलों के साथियों ने आनंद फानन में 3 घायलों को लेकर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि घटना सुबह 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां जेपी सीमेंट के अंदर
पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बन रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग करते समय बॉयलर के सिलेंडर की पाइप फट जाने से धमाके के साथ ही 3 मजदूर चपेट में आ गए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में जेपी के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गुपचुप पुलिस को सूचना भिजवाते हुए एम्बुलेंस की मदद से तीनों श्रमिकों को अस्पताल भिजवाया है। प्रस्तुत है घायल एवं श्रमिकों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है भैया आपको? मोहम्मद लतीफ़, कहाँ काम करते हैं आप लोग? जेपी नगर। कितने लोग की जले हैं आप लोग? कैसे जला? 3 आदमी। कैसे घटना हुई है? कैसे घटना हुई? वो सिलेंडर खुला था, आग पकड़ लिया। मेरा नाम मोहम्मद सफरुद्दीन है। क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं उनके साथ में काम करता हूँ। क्या घटना क्या कैसे घटी? घटना जो है तो वो बिल्डिंग मार रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। तो फटने से जो है तो 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जल गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। कहाँ की घटना है? ये जेपी प्लांट अवस्था की है। किसमें बिल्डिंग किसमें कर रहे थे ये? बिल्डिंग कर रहे थे, पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में। तीनों लोग काम कर रहे थे? जी, ड्यूटी पीरियड में थे। ये घटना प्रबंधन की टीम आप लोग के नहीं, कोई भी नहीं आई। कोई बातचीत हुई है? अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी नहीं। तो वहाँ से भगा रहे हैं कि आप लोग नीचे जाके। नाम क्या है तीनों उनका जो पेशेंट है? मोहम्मद लतीफ़ सगौनी, जिला सतना, मालकन सिंह गढ़वा, जिला रीवा, रामानुज कोरी, जिला रीवा, गढ़वा। प्यार का झांसा देकर पड़ोसी किशोर ने लूटी नाबालिग की अस्मत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो आरोपी लड़का प्यार का झांसा देकर उसे ले गया था, फिर सुनसान जगह में दुष्कर्म किया। काफी खोजबीन के बाद दूसरे दिन परिजनों ने किशोरी को बरामद कर लिया। गायब होने का कारण पूछा तो लड़की के शब्द सुनकर सभी के होश उड़ गए। तुरंत माता पिता लड़की को लेकर थाने पहुंचे, जहां चाकघाट पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विवेचना के समय पता चला कि आरोपी नाबालिग है। फिलहाल नाबालिग लड़के के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 13 फरवरी को चाकघाट थाने में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। उसने कहा कि 12 फरवरी को पड़ोस में रहने वाला लड़का अपने साथ ले गया था, जिसने कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी को चुंगल से मुक्त होकर थाने पहुंचकर महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान दिया है। चाकघाट थाना प्रभारी के द्वारा अवगत कराया गया कि कल एक रिपोर्ट आई थी थाने में, जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता के साथ आई थी और उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक उन्हीं के समाज का एक लड़का है जो उनको लेके चला गया था और वहाँ ले जाके उसके साथ फिर गलत कार्य किया है। वो जब पता किया तो लड़का एक ही समाज का है, लड़की भी उसी समाज की है और ये 12 तारीख को चले गए थे। 12 तारीख को गांव वालों ने, घर वालों ने पहले नहीं प्रयास किया ना, मतलब ढूंढते रहे। 13 तारीख को भी ढूंढा और फिर उसके बाद बच्ची मिली। लड़का वहाँ से भाग गया था तो बच्ची को लेकर थाने आए। बच्ची की तरफ से फिर रिपोर्ट वैधानिक रूप से कार्रवाई की गई और उसके बाद आरोपी को भी जो है दस्तयाब कर लिया गया है। और बाद में मालूम चलता कि वो अपचारी बालक है, नाबालिग है, और उसकी भी उम्र अभी 18 साल से कम है और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जिला में वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ सड़कों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कवायद की जरूरत है, ताकि सड़क दुर्घटना का समाधान कर लोगों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि तेज रफ्तार वाहनों के चलते जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पुलिस द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी नवनीत भसीन द्वारा विगत शाम यातायात थाने में थाना प्रभारियों के साथ मंथन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे में होती है। ग्रामीण थाना के क्षेत्रों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे आदि में लगभग 66% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाओं का प्रतिशत कम है, जो 34 है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के चाकघाट, सोहागी, हनुमना, गढ़, माऊगंज, गुड़, गोविंदगढ़, बैकुंठपुर, मनगामा थाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि बीते वर्ष के आंकड़े के हिसाब से 1400 सड़क दुर्घटनाओं में 600 लोग घायल हुए हैं, वहीं 390 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कुछ सुझाव भी रखे हैं। नेशनल हाईवे पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। सोहागी पहाड़ में संकेतक बढ़ाए जाएंगे। डिवाइडर का रंग रोगन होगा ताकि वाहन चालक दिग्भ्रमित न हो। सड़कों पर मवेशियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इनकी वजह से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।
वहीं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा वाहनों की स्पीड जांच कर कार्रवाई करने के लिए इंटरसेप्टर वाहन दिया है, जिसमें सामने से आने वाले वाहनों की गति की जांच की जाती है। इसमें उनकी गति के साथ फोटो भी खिंचती है। ये वाहन जिले के हाईवे पर कार्रवाई करता देखा जा सकता है। डीएसपी वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में रीवा इंटरसेप्टर वाहन द्वारा सबसे ज़्यादा 600 से अधिक कार्रवाई की जा चुकी है। आइए सुनते हैं रीवा डीएसपी यातायात मनोज वर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं रीवा पुलिस? सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल ग्रामीण थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी उनके एसडीओपी के साथ डाटा के साथ बात किया है। जो भी सड़क दुर्घटनाएं रीवा जिले में अंकित हुई हैं, उनमें लगभग 60% दुर्घटनाएं ग्रामीण थाना क्षेत्रों की हैं और इसमें चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी थाना प्रभारियों से घटना के कारण घटना स्थल पर किस निर्माण एजेंसी के काम है जिससे परिशोधन हो सके, उसके संबंध में कल एक बृहद मीटिंग ली गई थी। उसमें जो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं उनको पेपर में लेके संबंधित निर्माण एजेंसी जैसे NHAI, MPRDC, PWD, नगर निगम, उनको पत्राचार किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति में इन मुद्दों को लेके और वरिष्ठ स्तर पे, जिसके समिति में अध्यक्ष माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर और अन्य पदाधिकारी रहते हैं, उसमें इन बिंदुओं को उठाना है। हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे ADG साहब इस मामले में बड़े चिंतित हैं और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बृहद स्तर पर प्रयास जारी हैं। साथ ही जनता से उन्होंने अपील भी की है कि जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं। जैसे दुपहिया वाहन में हेलमेट का उपयोग चालान के लिए नहीं है। आप चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने हेलमेट नहीं लगाइए, आप स्वयं बचने के लिए लगाइए। गति का पालन करें और गति के पालन करने के लिए जो इंटरसेप्टर व्हीकल हमें मिला है और उसके लिए प्रतिदिन चिन्हित स्थानों पर जहां गति ज़्यादा होती है या दुर्घटना होती है, वहां पर लगातार एक अधिकारी और टीम के साथ कार्रवाई जारी है। तो कितने चालानी कार्रवाई की गई होगी? हमारे जो आंकड़े बताते हैं इंटरसेप्टर व्हीकल के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चालान रीवा जिले के इंटरसेप्टर और तेज गति के वाहनों के विरुद्ध हमारे जिले में की गई है और इसके लिए वरिष्ठ स्तर पे यातायात पुलिस रीवा को प्रशंसा भी प्राप्त हुई है। MPEB के आउटसोर्स कर्मचारी बैठे आमरण अनशन पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बार बार मांग उठाने वाले विद्युत मंडल रीवा के आउटसोर्स कर्मचारी अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे विंध्य आउटसोर्स यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश पांडे का कहना है कि कई बार अधिकारियों एवं नेताओं को ज्ञापन देने के बावजूद कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, हर बार आश्वासन ही मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों में विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है और जिसका वेतन मिल रहा है उसमें भी कटौती की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वायरमैन सहित कई आउटसोर्स कर्मचारी अपना हाथ गंवा चुके हैं। करंट के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में विभाग के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। अपने मांग पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि वह भी मेहनत करते हैं और उनका भी वेतन 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में किया जाए। साथ ही दुर्घटना के उपरांत सहायता राशि 10 लाख दिलाया जाए तथा एक्सीडेंट से मृत्यु होने के उपरांत 25 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों से 11 kV लाइन पर कार्य न कराया जाए जैसे कि कंपनी के आदेश हैं। प्रमुख रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज 3 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन किया है, जिसमें से सर्वप्रथम कर्मचारियों का वेतन, दूसरा IPF और तीसरा विद्युत मंडल में सम्मिलियन की मांग की गई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। मांगों को लेकर धरना पे है। आज हम लोग ये बिंद है आउटसोर्स यूनियन के जो हमारे लड़के हैं, इनकी ना पेमेंट दी गई, ना ESI दिया गया, ना तक परिचय पत्र दिया गया, ना पेमेंट दी गई। इस मकसद से हम लोग 31/1/2022 को सूचना के तहत हम लोग हर जगह रिसीविंग भी दी हुआ था कि 14 दिन के अंदर हम लोगों का मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, जिसका हमारे पास ये प्रूफ भी है। मांग पत्र हम 31 तारीख को दिए थे ऑफिस पे।
लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। आज तक न ईपीएफ दिया गया, न प्रमाण पत्र हम लोगों को तार मिस्त्री ओवर रेट का पेपर दिया गया था, जिसका ये चालान हमारे पास जमा है 130 रुपये। ये हमारे 900 लड़के जमा किए, लेकिन आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ये इस तरह का भ्रष्टाचार है। ईएसआई का पैसा इन्होंने 32 लाख रुपए काटा, वो भी अपने जेब में रखे हुए हैं, आज तक ईपीएफ खाते में नहीं डाले। जो लड़का हमारा एक्सीडेंट हो गया उसको महीने में कम से कम खुराकी के लिए 5000 रुपये मिनिमम मिलता है, लेकिन उसका पैसा पेमेंट कोई नहीं दे रहा है। तार मिस्त्री का नहीं दिया गया। 2017 और 18 में ये लड़के काम कर रहे थे। लाल पुष्पराज सिंह ठेकेदार था, जिसमें से ये लड़के हैं, ये 12 लड़के हैं। इनकी पेमेंट लेके ये 1.5 लाख रुपए एफडी जमा है, लेकिन ये काट के पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि स्वयं अधिकारी है? भैया, आपके तह से जहां तक ये आवाज मेरी जाती हो, आप उनको सब बताइए कि इनका पेमेंट जो बच्चों का है वो पेमेंट तत्काल करवाया जाए। एसी साहब द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था 6 महीना पहले, हेड राइटिंग उन्हीं की है। ये देखिए कि हम 10 दिन के अंदर आप लोगों का निराकरण कर देंगे, लेकिन आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद कुछ निराकरण नहीं हुआ। लिखित आश्वासन के बावजूद भी नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग अमरण अनशन में बैठे हैं। जब तक हम लोगों का निराकरण यहीं से नहीं होगा, 20 लड़के हैं हम लोग, अब बैठे रहेंगे। न आज तक टाइम से पेमेंट दिया गया, अभी भी पेमेंट रिलीज हुई है। कोई को 6500 आ रहा है, किसी को 5000 आ रहा है, किसी को 5200 आ रहा है, कुछ को आ भी नहीं रहा है। कुछ दलाल बैठे हैं, उनके पास जा रहा पैसा, तो इसका कोई सुनने वाला है? क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।